नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के आयुर्वेद महापर्व 2023 का शुभारंभ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेक्टर 46 में किया। आयुर्वेद पर्व में 3 दिन लगातार 3 दिन आयुर्वेदाचार्य द्वारा फ्री चेकअप व दवाइयां दी जाएंगी। तीनों दिन के आयुर्वेद कैंप में आम जनता के लिए फ्री एंट्री होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ सेक्टर 46 से धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज में आयुर्वेद पर्व का दीप जलाकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुर्वेद हमारी प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद से असाध्य बीमारियों का इलाज संभव हुआ है। एलोपैथी चिकित्सा प्रणाली में जल्दी इलाज संभव है, लेकिन इसके अनेक साइड इफेक्ट्स भी हैं, जबकि आयुर्वेद में मरीज को बेहतर इलाज मिलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा और चिकित्सा पर सबका अधिकार है और इसी को ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार ने शिक्षा के विस्तारीकरण और चिकित्सा सुविधा सभी को सहज उपलब्ध हो सके, इसके प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चिरायु हरियाणा योजना को लागू किया गया है ताकि हर नागरिक को चिकित्सा सुविधा मुहैया हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि सभी नागरिकों के स्वास्थ्य की जांच सुनिश्चित हो। इसके लिए निरोगी हरियाणा योजना शुरू की गई है। पहले चरण में अंत्योदय परिवारों का फ्री मेडिकल चेकअप किया जाएगा। प्रदेश सरकार आयुर्वेद के प्रोत्साहन के लिए लगातार कार्य कर रही है और इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र में 100 एकड़ भूमि पर श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। एक सुंदर अवसर है ये। जैसा मैंने बताया कि आयुर्वेद इस देश में एक समय था पीछे जाता जा रहा था, और इस आयुर्वेद में क्योंकि जो आयुर्वेद का ज्ञाता, आयुर्वेद का पुरोधा उसको वैद्य नाम से बुलाते हैं, जैसा वैद्य जी ने कहा, वही मेरे मन में भी आता है कि आज हमारे नौजवान पढ़ाई करते समय अपने आप को वैद्य कहने से थोड़ा दूरी बनाकर रखते हैं। डॉक्टर कहा जाए तो उनको अच्छा लगता है, लेकिन वैद्य की यह परंपरा इस देश की प्राचीन परंपरा, हर प्रकार के वैद्य थे, चाहे वो मेडिसिन में थे, चाहे वो शल्य चिकित्सा, हर प्रकार का काम करते थे। और देश के अंदर दो चीजें, चाहे वो चिकित्सा थी या शिक्षा थी, हर किसी व्यक्ति को बिना किसी कंसिडरेशन के, बिना किसी पैसे के वो उपलब्ध होती थी। समाज में एक ऐसा काम माना जाता था कि इससे बड़ा और पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता। किसी के शरीर को, स्वास्थ्य को ठीक कर देना, रोगी को निरोगी बना देना और किसी अशिक्षित को शिक्षित कर देना। लेकिन समय बीतता चला गया, पाश्चात्य सभ्यता हावी होती चली गई और पैसे का रोल बहुत बड़ा हो गया। फिर हर चीज पैसे से इसकी तुलना की जाने लगी, बल्कि समाज में भी एक मान्यता घर कर गई कि जो पैसा देकर के लिया जाए वो अच्छा है, जो मुफ्त में मिले उसका कोई महत्व नहीं है। एक मान्यता घर कर गई। उसमें से फिर कहीं कहीं ये भी लगा कि अगर अच्छी चीज लोगों के मन में बैठाने की अच्छी है तो थोड़ा पैसा इसमें भी जोड़ दो, कोई बात नहीं। शिक्षा में पैसा जुड़ने लग गया, लोग अच्छे अच्छे जाने लग गए। चिकित्सा में भी पैसा जुड़ गया, तब लोग वहां जाने लग गए। प्राइवेट में ज्यादा जाने लग गए क्योंकि प्राइवेट में पैसे का बहुत रोल है, सरकारी में पैसे का रोल है नहीं। बीच में से रास्ता निकाला कि समन्वय करो। एलोपैथी पर लोग शिफ्ट हो गए, तो एलोपैथी आयुर्वेद इसका समन्वय करो। शुरू में समन्वय करना पड़ेगा, फिर व्यक्ति तुलना करेगा कि मुझे आयुर्वेद का लाभ ज्यादा है या एलोपैथी का ज्यादा है। आज हमारी सबकी मान्यता है कि कम से कम मेडिसिन में, औषधि में आयुर्वेद का मुकाबला नहीं है। आज भले सर्जरी में, शल्य चिकित्सा में हो सकता है हम वो प्राचीन विधि, क्योंकि बहुत सोफिस्टिकेट हो गया, इंस्ट्रूमेंटल हो गया, बहुत डिजिटलाइजेशन हो गया और अब तो लेजर से भी चिकित्सा हो जाती है, तो उसमें ठीक है, एलोपैथी बहुत आगे है। लेकिन औषधि, और औषधि में एलोपैथी का तो दुष्प्रभाव बहुत है, साइड इफेक्ट्स बहुत है। आयुर्वेद में कुछ नहीं है। कोई भी प्रकार की औषधि आप खाएंगे तो इलाज में जितना रोगी को लाभदायक होगा वो होगा, लेकिन उसकी हानि नहीं है। और ये एक बहुत बड़ी चीज है, वरना
एलोपैथी हम देखते हैं, एक चीज़ का इलाज कराते हैं, कुछ दिन तक शायद उसका राहत मिलती है, साइड में कोई साइड इफेक्ट करके दूसरी बीमारी शुरू हो जाती है, दूसरी का इलाज कराते हैं, तीसरी शुरू हो जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि शरीर के अंदर हालत खराब हो जाती है कि सब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें खड़ी हो जाती हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस आयुर्वेद में नहीं आती हैं। तो इसलिए हमने आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से ऐसे जो स्टेप्स उठाए हैं, उसके अंदर जैसा बताया गया कि हमारा जो श्री कृष्णा आयुर्वेद का कॉलेज होता था कुरुक्षेत्र में, उसको विश्वविद्यालय का रूप दे दिया, 100 एकड़ जमीन अलॉट कर दी है, और वो विश्वविद्यालय अपने आप में काम करना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने भी बहुत महत्व देना शुरू किया है। पंचकुला में एक NIA, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, इसकी स्थापना की जा रही है। 270 करोड़ रुपए की लागत से 250 बिस्तर का एक बड़ा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जिसको एम्स के बराबर कह सकते हैं, उस लेवल का एक संस्थान बनाया जा रहा है। हमने गांव-गांव में आयुर्वेद कैसे जाए, उसके लिए एक विशेष योजना बनाई है। हर गांव में पहले 2 एकड़ का एक पार्क कम व्यायामशाला ये बनाई जाए। लगभग 750 गांव में ये बन चुके हैं। उसी के साथ एक वेलनेस सेंटर आयुर्वेद का, आयुष का कहना चाहिए। आयुष में और भी विधियां आयुर्वेद के साथ आ जाती हैं, योगा भी आ गया, यूनानी भी आ गया, सिद्धा भी आ गया, होम्योपैथी भी आ गया। वो सब विधाएं लेकर के, और वहां एक वेलनेस सेंटर आयुर्वेद यानी एलोपैथी के भी हैं, लेकिन वहां बहुत सीमित मात्रा में ये सारी विधियां लागू की जाती हैं। यदि इसको आयुष के माध्यम बनाएंगे तो सब विधियां वहां लागू हो सकती हैं। सबसे पहले इसमें योगा को दुनिया में स्थान दिलाने वाले प्रधानमंत्री जी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, कभी सोचा नहीं था कि इस योग को सारी दुनिया अपना लेगी, सारी दुनिया ने अपना लिया। तो योग को महत्व देते हुए, योग बड़ी प्राचीन विद्या है, विधा है, हमारे योगी एक से एक बढ़कर, लेकिन इसमें मैं जरूर श्रेय देना चाहूंगा जिन्होंने योग घर घर में पहुंचा दिया है, बाबा रामदेव घर घर में योग पहुंचा दिया। तो ये काम अब गांव-गांव में पहुंचाने के लिए हमने पार्क व्यायामशाला में एक योग के लिए एक स्थान बनाया। 2 या 3 कमरे का एक वेलनेस सेंटर ये हम खोलेंगे, जहां कोई एक वैद्य भी बैठे, और जहां पर जैसे डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ, इसको भी हम बैठाएंगे। चाहे उन्हीं लोगों को जो योग सहायक, योग शिक्षक है, उन्हीं को ट्रेनिंग देंगे, क्या खाना क्या नहीं खाना, अपने शरीर के तासीर के हिसाब से, आयु के हिसाब से। क्योंकि जैसा हम कहते हैं, हमारे यहां औषधि ही आहार है, औषधि ही आहार है। अगर औषधि को हम आहार के रूप में उपयोग करेंगे तो जितना शरीर को बल चाहिए बल के लिए, जितना अन्य शरीर के अंदर जितनी आवश्यक अवयव हैं, जितने उसके एलिमेंट्स चाहिए, वो उसमें मिलेंगे। आपको हरी सब्जी खानी है, कि आपको दाल खानी है, कि आपको फल खाना है, कि रोटी खानी तो कौन से अनाज की खानी है। आज ये बहुत यानी हेल्थ कॉन्शियस लोग हुए हैं, इन चीजों पर वो फॉलो करते हैं, इसको, इसके ऊपर चलने की कोशिश करते हैं। हमारी प्राचीन विधि बैक टू बेसिक्स बहुत जरूरी है। तो हम जैसा बताया कि आयुर्वेद के नाते से बहुत सी चीजें हमने की हैं। जिला स्तर पर आयुष विंग बना दिए हैं, हमने सभी जिलों में पंचकर्म केंद्र ये स्थापित किए हैं। हमने जिस प्रकार से देवरखाना झज्जर में एक बहुत बड़ा स्नातकोत्तर योग और प्राकृतिक चिकित्सा इसका केंद्र खोला है। अंबाला में भी एक राजकीय होम्योपैथी कॉलेज हमने खोला है। 9 जिले में राजकीय यूनानी कॉलेज और अस्पताल खोला है। तो ये सारे प्रोग्राम इसलिए चल रहे हैं कि हम इस विधा को किस प्रकार से आगे बढ़ा सकें, और इनमें सब में भर्तियां भी शुरू कर दी हैं। योग शिक्षक, योग सहायक, आयुर्वेद के डॉक्टर्स, इनको हम आगे बढ़ा रहे हैं। बल्कि हमारा तो कहना है कि जो नीचे की इकाइयां हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, उनमें तो अधिकांश जगह पर हम आयुर्वेद के ही डॉक्टर्स को लगाएंगे। हमारे जो ये साथी आयुर्वेद के विद्या ले रहे हैं यहाँ इस कॉलेज में, चाहे वो स्नातक है या स्नातकोत्तर है, इन सब का भविष्य बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा भविष्य है आप लोगों का कि आप एक बार आगे बढ़ेंगे, आगे आने वाला कल वो आयुर्वेद का ही है। आयुर्वेद के नाते से मेरा तो आज मुख्य रूप से इतना ही कहना है कि हमारी जो विधि है,
इस विधि को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन आप चूंकि इस कॉलेज के चाहे छात्र छात्राएं हैं, चाहे यहाँ का हमारा जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, वैद्य हैं, वो सब इन विधाओं में अच्छे सुझाव दे सकते हैं। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।